गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था लोथर-मेयर हाइपोथेसिस। लोथर-मेयर हाइपोथेसिस। लोथर-मेयर हाइपोथेसिस की बात करें तो जनरली मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ इसको ऑरली। आपने क्या पढ़ा था लोथर-मेयर हाइपोथेसिस में कि कितने एलिमेंट्स नोन है? 63 एलिमेंट्स नोन है। ठीक है, 63 एलिमेंट्स नोन है। उसके अलावा हमने एक इसकी उपलब्धि की बात की थी कि ये अवार्ड दिया गया था, इसे कौन सा? डेविस मेडल। नेक्स्ट हमने इसके पॉइंट्स पढ़े कि जो लोथर-मेयर हाइपोथेसिस था वो भी किस पर डिपेंड था? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स एंड इंक्रीजिंग एटमिक वेट बोल सकते हैं आप। ये एक कर्व दिया था इसने किस किस के बीच? एटमिक मास एंड एटमिक वॉल्यूम। एटमिक मास और एटमिक वॉल्यूम के बीच में इसने कर्व ड्रॉ किया। उसमें पॉइंट्स बताए कि अगर हम किसी भी पीरियड में चलते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो आपने ये सब पढ़ा हुआ है कि जब आप पीरियड में चलते हैं लेफ़्ट टू राइट तो क्या होते हैं? पहले सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होता है। तो जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तब तक वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होएगा, क्योंकि उसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या होगा? सेल श्रिंक होएगी, मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगी? श्रिंक, साइज डिक्रीज होगा। बट आप जब वो जैसे हम ले रहे थे NP1, NP2, NP3, NP4, तो इसमें क्या है कि जो सेल है वो तो P है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बट आप बाद में आते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आगे कौन सा सेल आ जाएगा? NS। तो जब सेल बढ़ गया, मतलब उस सेल को कंप्लीट होना है, जब सेल बढ़ गया तो सेल बढ़ते ही वॉल्यूम क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा। ये था। बट व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। KLMN, ये हम पीरियोडिक टेबल आगे करेंगे तब मैं आपको सारा बता दूंगी। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज। तो ये हमने इसके 2 पॉइंट्स पढ़े। थर्ड पॉइंट था हमारा कि कर्व के पीक पे, आपको पता है जब आप कर्व ड्रॉ करते हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका कोई भी कर्व है, उसमें आपका ये पीक है, ये इसका बॉटम है, ये असेंडिंग पार्ट है एंड दिस इज डिसेंडिंग पार्ट। ये आपका डिसेंडिंग पार्ट है। तो हमने बताया था कि लोथर-मेयर ने बताया कि कर्व के पीक पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है? एल्कली मेटल्स। एंड कर्व के बॉटम पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है? मेटलॉइड्स। कर्व के असेंडिंग जो पोजीशन है उस पे कौन प्रेजेंट है? हैलोजेंस। एंड कर्व के डिसेंडिंग पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सब मैं आपको कल बता चुकी थी। तो इसकी जो अजम्पशंस थी वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के लिए क्या हुई? बेनिफिशियल। आज हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के आपके भाई। नेक्स्ट है आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table also discovered in 1869 and at that time approx 63 elements are known। आप नोट डाउन कर लेंगे, 63 एलिमेंट्स आर नॉन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? हम यहाँ पे भी मेंडलीव साहब की तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट थी इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो आज तक भी, जो इसने अजम्पशन दिया, जो इसने पॉइंट्स बताए, वो आज तक भी जो के तो हैं, वो गलत नहीं है। तो इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज़ इन 1906।
इनको 1906 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये तो हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी चीज़ों को क्लियर किया। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया। अरेंज्ड एलिमेंट्स, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक या सिस्टमिक, अरेंज्ड एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर according to increasing atomic weight, increasing atomic weight। जो सबसे सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आई वो किसने दी? मेंडलीव ने। तो उन्होंने भी उनका जो बेस्ड था वो किस पे था? वो भी एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही अरेंज कर रहे थे, मतलब अभी एटॉमिक नंबर को किसी ने डिस्कस नहीं किया है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं दिस टेबल was depend on similar physical and chemical properties, physical and chemical properties of elements। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, या हम बोल सकते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटी थी उनको इसने एक साथ अरेंज किया। ये इसकी जनरल हमने बात की कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमें क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए हम आते हैं अपने पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव साहब ने क्या बताया? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 63 एलिमेंट्स नॉन थे, तो इन्होंने क्या किया, जैसे हम 63 कार्ड्स ले लें, कार्ड्स आप समझते हैं 63 हम कागज़ के टुकड़े बना लें, उन 63 कार्ड्स को हम इस बोर्ड पे लगा दें। उन 63 कार्ड्स को उन्होंने एक दीवार पे चिपका दिया और फिर वो उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करते गए और उनको एक दूसरे के अकॉर्डिंग अरेंज करते गए। मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, जैसे उन्होंने लिथियम लिया, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उसने उसके नीचे लिख दिया, फिर उसने सोडियम लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को उसके नीचे लिख दिया। फिर अगर प्रॉपर्टीज सिमिलर थी तो उन्होंने क्या किया, उनको क्या तो एक दूसरे के नीचे अरेंज किया या फिर साइड में अरेंज किया। तो इन्होंने 63 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in horizontal rows and vertical rows, जो कि आज भी हम पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलता है कि जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ तो क्या है, हॉरिजेंटली मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वर्टिकली मैच कर रही हैं। तो इसी टाइप से इन्होंने भी अपने एलिमेंट्स को 2 रॉज में क्लासीफाई किया। कुछ को इन्होंने हॉरिजेंटली प्लेस किया और कुछ को वर्टिकली। हॉरिजेंटल वर्टिकल रोज आप जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल रोज, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें थी, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जिन एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसको इन्होंने बोला पीरियड्स, आर कॉल्ड पीरियड्स, एंड वर्टिकल रोज आर कॉल्ड ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोल दिया, पीरियड्स, और वर्टिकल जो रोज थी उसको इन्होंने बोला ग्रुप्स। अब बात आती है कितने थे,
तो पीरियड्स उस टाइम पे, जैसे आज की पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं, बट मेंडलीव साहब के टाइम पे पीरियड्स कितने थे, पीरियड्स तो 7 थे, सारे पीरियड ये बता चुके थे, अरेंज कर चुके थे, बट ग्रुप्स कितने थे, 8। एट दैट टाइम देर आर 7 periods and 8 groups present in Mendeleev's periodic table। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को इन्होंने दोबारा से सब कैटेगराइज्ड कर दिया। ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इन, ग्रुप्स आर अगेन categorized into subgroups। ग्रुप्स को दोबारा से किस में कैटेगराइज कर दिया, सब ग्रुप्स में। देखिए बट 8 ग्रुप्स में से ओनली 7 ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। मैंने अभी बात की 8 ग्रुप डिस्कवर किए थे, बट 8 में से जो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया वो सिर्फ इन्होंने कितने को किया, 7 को। 8th ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। एग्जाम्पल लें हम, रोमन न्यूमरल्स में दिया था इन्होंने, जो नेम दिया था ग्रुप्स को वो किस में दिया था, रोमन न्यूमरल्स में। फर्स्ट ग्रुप, फिर हम बात करें सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th ग्रुप। ऐसे इन्होंने डिवाइड किया। फिर इनको सब डिवाइड किया, ए एंड बी, सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवंथ ए, सेवंथ बी एंड 8th इज नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। 8th को इन्होंने सब ग्रुप में, ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे इस 8th ग्रुप में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ये आप ध्यान से देखेंगे 9 एलिमेंट्स कौन से थे, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और वो 9 एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन मेटल्स थे। तो इन जो 9 ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनको इन्होंने कैसे अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 3 रॉज में इन्होंने अरेंज कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ग्रुप इज नॉट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप, या फिर यूँ पूछ लेते हैं जैसे 4 ऑप्शन देके कि विच एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप 8th अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पे कोई भी आपको 3 ट्रांजिशन मेटल दी हुई मिलेंगी और एक क्या होगी, जैसे सोडियम दे दिया और 3 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम दे दी, तो ये तो ट्रांजिशन है। और जो सोडियम दे दिया वो ट्रांजिशन नहीं है, तो हम उसको टिक करेंगे कि जो हमारा 8th ग्रुप है उसमें क्या अरेंज थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अरेंज थे। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ें क्लियर की इन्होंने, बस थोड़ा सा डिमेरिट्स इनकी यही रही, शुरू से लास्ट तक इनकी डिमेरिट यही रही कि इन्होंने अपना जो बेस लिया वो किसको लिया, एटॉमिक वेट को लिया। 5th पॉइंट, ही प्रेडिक्टेड, जो मेंडलीव साहब है उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, he predicted the unknown elements which were not
discovered yet and give space them in periodic टेबल। ये भी आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट। उन्होंने मतलब एलिमेंट्स उनको नहीं पता था कौन से हैं, पर वो जैसे अरेंज कर रहे थे अपने, उनको 63 एलिमेंट्स नोन थे, उन एलिमेंट्स को वो अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिए थे। वो स्पेस उन्होंने इसलिए छोड़े पीरियोडिक टेबल में कि उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया, पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि कुछ ना कुछ और एलिमेंट है जो यहाँ पे आएंगे, पर अभी वो उनके बारे में नहीं जानते थे। ये उनकी बहुत अच्छी अजम्पशन थी, बहुत अच्छा अज्यूम किया उन्होंने। इसके साथ ही जब ये अजम्पशन दी तो इससे बाद में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, क्योंकि इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस या हम बोलें जीरो ग्रुप नॉट डिस्कवर्ड, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, बट वो बाद में जब डिस्कवर हुई तब भी इनकी पीरियोडिक टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जीरो ग्रुप do not disturb the Mendeleev's periodic टेबल। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, कुछ स्पेस छोड़ा कि कुछ और एलिमेंट है जो यहाँ आएंगे, और फिर जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनको भी अपनी पोजीशन अपने हिसाब से मिल गई। मतलब नोबल गैसेस की डिस्कवरी से इसके पीरियोडिक टेबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ज़ीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं भाई? हम बात करें ज़ीरो ग्रुप, ये कौन सा होता है? 18th। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देती हूँ इसको। 18th ग्रुप होता है, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं और ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये कौन सी होती हैं आपकी? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडोन। ठीक है, ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। ज़ीरो ग्रुप बोला जाता है क्यों? क्योंकि ये इस ग्रुप में जो इन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट सेल है उसकी वैलेंसी क्या होती है? ज़ीरो। या सीधा आप ये बोलो कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी कितनी है? ज़ीरो। मतलब इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं ज़ीरो ग्रुप। इनर्ट गैसेस, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं करती है, और रिएक्ट नहीं करती हैं जब वैलेंसी ही नहीं है, बाइंडिंग कैपेसिटी ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो दूसरे से बॉन्ड क्यों बनाएंगी? तो इनसे भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ज़ीरो ग्रुप कब इन्वेंट हुआ था? 1900 में। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, Mendeleev give the undiscovered, give the name of, या assume लिख सकते हैं, assume the name of unknown elements, name of unknown elements using संस्कृत वर्ड इका, using संस्कृत वर्ड इका, that means after, that means आफ्टर। अभी मैंने यहाँ बताया कि कुछ अननोन एलिमेंट्स को इन्होंने प्रिडिक्ट किया, तो उन अननोन एलिमेंट्स को इन्होंने नाम कैसे दिया? उसके पहले उन्होंने एक ईका वर्ड, मतलब जो नॉन एलिमेंट्स थे उनके आगे इन्होंने वर्ड लगा दिया ईका, कि इनके बाद कोई एलिमेंट आएगा, और ईका का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। देखिए, जैसे हम बात करें ईका बोरोन, ईका बोरोन, ईका
एल्यूमिनियम, इका, मैग्नीशियम, मतलब बोरोन नोन था, बोरोन की डिस्कवरी इनको ये बता चुके थे, बोरोन के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में बता चुके थे, मैग्नीशियम, बट इनके बाद कोई एलिमेंट्स आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच कर रही थी, तो उसके लिए इन्होंने लगाया इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका मैग्नीशियम। इका बोरोन से पहले क्या आता है, आज का जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, स्कैंडियम। पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम, ये है जर्मेनियम, जर्मेनियम, एंड इका मैग्नीशियम है टेक्नीशियम। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया, यूजिंग द सफिक्स इका, सॉरी प्रीफिक्स इका, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। ये तो सब हमने इनकी अजम्पशंस पढ़ ली कि इन्होंने क्या क्या बताया। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इन्होंने, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस पे बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एंड अरेंज द पीरियोडिक टेबल इन सिस्टमैटिक ऑर्डर फर्स्टली। इन्होंने फर्स्ट ऐसी आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल सिस्टमैटिकली अरेंज किया। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने ग्रुप्स के हॉरिजॉन्टल 63 एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल रोज में। हॉरिजॉन्टल रोज को इन्होंने बोला पीरियड्स एंड वर्टिकल रोज को इन्होंने बोला ग्रुप्स। देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। These are A and B, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A. But 8th group is not divided into subgroup. There are 9 elements, and these 9 elements were transition elements present in 8th group. उसके बाद इन्होंने कुछ अननोन एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया जो जब तक उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट उनके लिए उन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो भी उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर इन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, प्रिडिक्टेड जो एलिमेंट्स थे, उनके नाम के लिए इन्होंने नॉन एलिमेंट के आगे क्या लगा दिया, इका, मतलब आफ्टर, कि इस एलिमेंट के बाद ये वाला एलिमेंट आएगा। अब इनकी कुछ मेरिट्स पढ़ लेते हैं। ये तो सिर्फ अजम्पशंस बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं कि ये इन्होंने बताया। अब मेरिट्स क्या थी, मतलब खूबियाँ, कि इन्होंने कुछ क्लैरिफाई भी किया था। मेरिट्स में इन्होंने क्लियर किया था, दिस पीरियोडिक टेबल correct the doubtful atomic weight of some elements। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स का जो पहले से एटॉमिक वेट दिया गया था वो उनको डाउटफुल लग रहा था, उनको वो अनकरेक्ट लग रहा था, उसको उन्होंने करेक्ट किया। एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें, बेरिलियम, BE कौन सी पोजीशन पे है आज बेरिलियम? आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4th पोजीशन पे है हम। एटॉमिक नंबर आज इसका कितना है? 4। पर उस टाइम पे एटॉमिक नंबर नहीं पता था तो हम एटॉमिक नंबर की बात नहीं करेंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से पहले जो इसका एटॉमिक वेट बताया गया वो कितना बताया गया? एटॉमिक वेट अप्रॉक्स 13 या 13.5 ऐसे कुछ था इसका एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट हम निकालते कैसे हैं? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट है इसका 4.5 के समथिंग, मतलब एक एटम का कितना होगा, और इसकी वैलेंसी उस टाइम पे मानी गई थी 3,
तो ये आपका 12.5 या 13.5 के आसपास था। ये क्या था? इनकरेक्ट। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये क्या था? इनकरेक्ट। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट इनकरेक्ट था, उनको मेंडलीव साहब ने करेक्ट किया। उन्होंने क्या किया? जो ये वैलेंसी थी, वैलेंसी थी, इक्विवेलेंट वेट तो ठीक था, बट वैलेंसी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कितनी थी? 2। करेक्टेड एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट तो वही रहेगा 4.5, बट वैलेंसी इज 2, तो यह आएगा 8.5 के लगभग। तो मतलब जो बेरिलियम का एक एटम होता है या बेरिलियम एलिमेंट है, उसका एटॉमिक वेट आज भी देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या है आपका 7 या 8 ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो इन्होंने करेक्ट किया, मतलब पहले से इन्होंने करेक्ट कर दिया। ये इनकी मेरिट्स थी, मतलब खूबी थी। बहुत कुछ चीज़ें बता दी साहब ने, फिर भी डीमेरिट्स रह गई भाई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डीमेरिट ही इन्होंने ये कर दी कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, और वही फिर इनका चलता चला गया। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स। फर्स्ट डीमेरिट क्या थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन की पोजीशन को ये नहीं बता पाए, क्योंकि आज भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्लैरिफाई नहीं है। तो ये तो कोई बड़ी डीमेरिट नहीं थी, ये तो स्टार्टिंग से लास्ट तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी डीमेरिट रही कि हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लैरिफाई नहीं कर पाई। सेकंड डीमेरिट, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप्स का मीनिंग आप जानते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स which have same atomic number, but different atomic mass या atomic weight, but different atomic weight। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, बट एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं हम प्रोटियम। आइसोटॉप्स हैं ये। देखिए एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन ही है। सबके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 1 है, बट एटॉमिक मास चेंज हो गए हैं 1, 2, 3। तो जहाँ पे एटॉमिक मास 1 होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम, 2 होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका एटॉमिक मास 3 होता है या एटॉमिक वेट 3 होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ड्यूटेरियम एंड दिस वन इज ट्राइटियम, ये इनके नेम है। आज की पीरियोडिक टेबल में भी पोजीशन तो इनको नहीं मिली हुई, बट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट ये इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को, वही घूम फिर के बात आ जाती है, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। तो अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे एटॉमिक वेट तो इंक्रीज हो रहा है, तो इन सबको पीरियोडिक टेबल में क्या मिलना चाहिए था? अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा तो कुछ नहीं था, तो ये इनकी डिमेरिट रही। आज की पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये कोई डिमेरिट नहीं है, क्योंकि आज की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज है। और देख लीजिए जैसे क्लोरीन कितना होता है 70, तो क्लोरीन 34 भी होता है और 35 भी होता है। ऐसे आपके काफ़ी सारे थे। कार्बन हो गया,
कार्बन कितना होता है 6, तो 12 वाला भी आइसोटॉप होता है, 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। ये सब आइसोटॉप्स थे, बट दीज आर नॉट वेरीफाइड, देयर पोजीशन इज नॉट वेरीफाइड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सेकंड डिमेरिट रही इनकी। थर्ड डिमेरिट की बात करते हैं। जितनी इन्होंने चीज़ें बताई उतनी ही कमियां निकाल दी, क्योंकि बैठे रहते हैं ना कमियां निकालने वाले आगे। थर्ड, नेक्स्ट हम बात करें एनामोलस। एनामोलस behavior of anomalous behavior of some elements, anomalous behavior of some elements according to their increasing atomic weight, atomic वेट। ये कह रहे थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमने उनको अरेंज कर दिया, बट उनका भी एनामोलस बिहेवियर, एनामोलस बिहेवियर आपको पता ही है, कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिससिमिलैरिटीज रह जाती है, मतलब वो उस चीज़ को अप्लाई हो तो रही है बट कहीं ना कहीं वो डिसप्रूव भी हो रही है। एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्गन और पोटेशियम, बट ये एग्जाम्पल हम उस टाइम नहीं ले सकते थे क्योंकि आर्गन वॉज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। आर्गन एक नोबल गैस है और वो उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थी। बट बताऊं अगर मैं आपको, तो आर्गन का जो एटॉमिक वेट है वो हम कितना लेते हैं, अप्रॉक्स 40, और पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है हम लेते हैं 39.9। ठीक है, ये लेते हैं हम। बट पोटेशियम का आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। आर्गन पहले रखी हुई है और पोटेशियम बाद में रखा हुआ है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है ना। ये आर्गन को बाद में आना चाहिए और पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था। ये एग्जांपल मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि उस टाइम पे आर्गन डिस्कवर नहीं थी। और एग्जांपल लेते हैं हम, कोबाल्ट, CO एंड निकल, दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आज के दोनों। तो आज भी इनका एटॉमिक वेट यही है जो उस टाइम था। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है 58.9, बट निकल का एटॉमिक वेट है 58.7 अप्रॉक्सीमेट। आज भी यही है एटॉमिक वेट इनका, बट आज के अकॉर्डिंग तो ये सही है। एट दैट टाइम उन्होंने क्या बताया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, वही इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, बट इसके अकॉर्डिंग तो कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए और निकल को पहले आना चाहिए इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। तो ये एनामोलस बिहेवियर रहेगी। इस टाइप की जो कुछ चीज़ें थी उनको ये क्लियर नहीं कर पाए कि जो ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले सब एलिमेंट थे वो पहले आ रहे थे, कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट थे वो बाद में आ रहे थे। तो इस एनामोलस बिहेवियर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फोर्थ डिमेरिट, फोर्थ डिमेरिट में हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी, in position of some predicted elements या unknown elements। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ सम प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया था कि बाद में यहाँ इस जगह पे कोई ना कोई एलिमेंट आने वाले हैं, बट उसकी जो पोजीशन थी वो नहीं क्लैरिफाई कर पाए ये। जैसे फर्स्ट ए जो ग्रुप है आपका, फर्स्ट ए ग्रुप में आपके अरेंज थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सेकंड ए ग्रुप, फर्स्ट जो बी ग्रुप है उसमें आपके इसके साथ ही रखी हुई थी, जैसे
गोल्ड, मर्करी, सिल्वर, इस टाइप की मेटल्स अरेंज की हुई थी इन्होंने इसी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, प्लेटिनम, बट दीज आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स, वेरी लेस रिएक्टिव। आपको पता है कि गोल्ड और प्लेटिनम ये तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब ये मेटल्स रिएक्ट करती नहीं, और ये क्या है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि बहुत हाईली रिएक्टिव हैं, बहुत जल्दी दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, और ये क्या है, ये रिएक्टिविटी शो ना के बराबर करती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साथ ग्रुपिंग हो इनकी, ये भी इनकी एक डिमेरिट्स रही। तो आज हमने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अजम्पशंस की बात की, मेरिट्स की बात की और डिमेरिट्स की बात की। इनका सबसे बड़ी डिमेरिट ही इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, वही इनकी डिमेरिट बन गई। नेक्स्ट आपकी आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मॉजले साहब ने दी। तो हम नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।